Dear students, welcome back to the lecture। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, या इसे हम कह सकते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन या इंट्रैक्शन ऑफ रोटेशन एंड या रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। सो अभी तक हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जब डिस्कस किया, और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था अबाउट वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए रिजिड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि जो आपका वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड द रोटेशनल एनर्जीज एग्जिस्ट क्वाइट इंडिपेंडेंटली, मींस वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। ठीक, एक हमारे पास वाइब्रेशन है, ठीक, मॉलिक्यूल का, दूसरा हमारे पास रोटेशन है। ठीक है, तो जब हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल को स्टडी किया था, तो वहां पे हमने एज्यूम किया था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशन, कि वाइब्रेशन एज वेल एज रोटेशन या वाइब्रेशनल एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी एग्जिस्ट क्वाइट इंडिपेंडेंटली, मींस देयर इज नो इंटरेक्शन between the vibrational and rotational energy levels। ठीक, अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने कहा, और इसी को हम कहते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, जो कि कहते हैं कि वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जीज में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दोनों वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं क्वाइट इंडिपेंडेंटली। अब हमने कहा यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन हो है, उसमें ब्रेक डाउन आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कमी है। कमी किसकी वजह से है कि एक्चुअल में आपका जो वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जीज में इंटरेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, आपका एक मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जब एक सिंगल रोटेशन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल जब इस तरह एक सिंगल रोटेशन करते हैं, तो एक सिंगल रोटेशन करने में लगभग आपका ये मॉलिक्यूल अराउंड 10⁻³ टाइम्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक, वाइब्रेट करते हैं। जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एक सिंगल रोटेशन लेते हैं, उस गैप में, उस सिंगल रोटेशन के टाइम में ये जो मॉलिक्यूल है वो अराउंड 10⁻³ टाइम्स वाइब्रेट करते हैं, मीन 1000 टाइम्स ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, या मॉलिक्यूल्स में एटम वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, ठीक, या ये मॉलिक्यूल रोटेशन करेंगे, तो ये एविडेंट है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे या रोटेशन करेंगे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होंगे। ठीक है, देन देयर इज चेंज इन द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज होंगे। जब बॉन्ड लेंथ में चेंज होंगे, तो दिस बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेट विथ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे? हमारे पास इक्वेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। इस रिलेशन से हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन बनते हैं। जब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज होंगे,
तो ऑब्वियस सी बात है, दिस बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होंगे, और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएंगे तो देयर विल आल्सो बी चेंज ऑकर्ड इन द रोटेशनल कांस्टेंट, दैट इज बी। बी कांस्टेंट, या हम इसे रोटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब रोटेशनल कांस्टेंट में कैसे चेंज होंगे? because this b is related with this moment of inertia is b h upon 8 pi square I c। ठीक है, बी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन है, और बी और बॉन्ड लेंथ में भी रिलेशन है। इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस आई is equal to mu r square, then this b will become b h by 8 pi square c mu r square। मीन्स आपकी अगर बॉन्ड लेंथ में चेंज होते हैं मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन या रोटेशन से, तो इसकी रोटेशनल कांस्टेंट में भी चेंज आ रहा है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, इट मींस देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसीलिए हमने कहा ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। बॉन्ड ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन में ब्रेक डाउन आ रहा है, जो कि कहते हैं देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं तो आपके रोटेशनल कांस्टेंट में भी चेंज आ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज आ रहा है। अब ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो, या तो ये वाइब्रेशन हार्मोनिक हो सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक वाइब्रेशन। तो अगर आपका हार्मोनिक वाइब्रेशन है तो क्या होगा? जब आपका हार्मोनिक वाइब्रेशन है तो जो बॉन्ड लेंथ है, चेंज इन द बॉन्ड लेंथ विल बी सेम एज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अगर आपका वाइब्रेशन हार्मोनिक टाइप ऑफ ऑपरेशन है तो जो चेंज इन द बॉन्ड लेंथ विल बी सेम इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, एंड इट विल नॉट वेरी विथ वाइब्रेशनल एनर्जीज। क्योंकि हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास एक पैराबोला बनता है जो कि कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका वाइब्रेशन हार्मोनिक टाइप है तो वहां पे चेंज इन द बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम होंगे विद द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, और इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के सेम होने की वजह से इसकी वाइब्रेशनल एनर्जीज में कोई चेंज नहीं होंगे। हाउएवर, इसकी जब हम रोटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं जो कि हमारे पास बी है, ये डिपेंड करते हैं, दिस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल। देयरफॉर इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, या एवरेज वैल्यू इसकी जो बॉन्ड लेंथ में जो चेंज होंगे वो सेम नहीं होंगे। this will not be same as the R equilibrium square। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जीज में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है, चेंज इन द बॉन्ड लेंथ वो इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के साथ, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी। However, this B is related with the bond length is B is inversely proportional to the square of this bond length, and this quantity is not same as the square of the equilibrium bond constant। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो इन हार्मोनिक के केस में आपके पास ये दो रिलेशन बनते हैं। फर्दर, अगर आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज में और ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो वो इंक्रीज आपकी वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड को भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और आपका जो रोटेशनल कांस्टेंट बी है ये आपका डिपेंड करता है, दिस बी वैल्यूज विल डिपेंड ऑन द vibrational quantum number which is v। तो ये रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी आपकी वाइब्रेशनल कांस्टेंट क्वांटम नंबर दैट इज v की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। ठीक, और अगर आपका वाइब्रेशन अगर एन हार्मोनिक है, ठीक, ये तो फर्स्ट केस तो हमने हार्मोनिक वाइब्रेशन के लिए डिस्कस किया जिसमें आपका बॉन्ड लेंथ और इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ
सिमिलर रहते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होंगे। हाउएवर रोटेशनल कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम रोटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होंगे, और यहाँ पे अगर आपका फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे सबसे डेप्थ वाला वैल्यू इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट बी का वैल्यू डिपेंड करेंगे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पर। और अगर आपका एनहार्मोनिक है वाइब्रेशन, तो ये जो सिचुएशन है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। द सिचुएशन इज रादर मोर कॉम्प्लेक्स। एनहार्मोनिक वाइब्रेशन के लिए आपका ये वाला सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फिर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए तो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, जहां पे आपका ये एक्चुअल में बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे एनहार्मोनिक केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है आपका एन इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एनर्जी will lead to an increase in the average bond length. तो अगर आपका एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है और यहाँ पे अगर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होते हैं तो वो आपकी एवरेज बॉन्ड लेंथ को भी इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स होंगे। फर्दर कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपका जो रोटेशनल कांस्टेंट है जो कि बी है, ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, वेरी होगा with the vibrational energy, and the value of this rotational constant B then varies even more with vibrational energy। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करने से पहले कुछ याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम जनरल बात करें, ये तो हमने हार्मोनिक और एनहार्मोनिक वाइब्रेशंस के बारे में बात की, तो अगर हम जनरल कहेंगे तो इन जनरल इट इज क्लियर दैट since R average increases with the vibrational energy, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है विद द वाइब्रेशनल एनर्जी, और जो रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है बी, इसका वैल्यू छोटा होगा, स्मॉलर इन द अपर वाइब्रेशनल स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट्स में आपका वाइब्रेशनल रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कम होंगे देन द इन द लोअर स्टेट। लोअर स्टेट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वाइब्रेशनल स्टेट है, एक है हमारे पास v इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा होगा v इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो यहाँ पे अगर इसको हम बी नॉट से इंडिकेट करें और फर्स्ट एनर्जी लेवल को B1 से इंडिकेट करें, तो आपका जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स हायर एनर्जी लेवल्स की ओर बढ़ते जाएंगे, आपका रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बी नॉट होगा ग्रेटर देन B1, मींस रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ दिस ground state energy level is higher as compared to the first higher energy state। तो इसको हम लिख सकते हैं एक इंपेरिकल इक्वेशन की फॉर्म में, सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ empirical equation is
इसको हम एक एम्पिरिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसका फॉर्म है ऑफ द फॉर्म बी वी इज इक्वल टू बी ई माइनस अल्फा वी प्लस 1/2। लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस वाले पूरे सिचुएशन को हमने एक एम्पिरिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें हमारा बी वी है, ठीक है, वो बराबर है बी ई माइनस अल्फा वी प्लस 1/2। और ये इक्वेशन हमें देता है हाई डिग्री ऑफ approximation. This equation it give a high degree of approximation. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है, देखेंगे वो क्या है। बी वी हमें इंडिकेट करता है दिस इज द रोटेशनल कांस्टेंट। बी हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट। अब बी वी क्या होगा, रोटेशनल कांस्टेंट इन वाइब्रेशनल लेवल वी। v, तो अगर v इज इक्वल टू 0 होगा तो ये b 0 है, v इज इक्वल टू 1 है तो b 1 है, v इज इक्वल टू 2 है तो b 2 है। तो ये b v हमें दिखाता है रोटेशनल कांस्टेंट इन वाइब्रेशनल लेवल v। v इज इक्वल टू 0 1 2 3 और कुछ भी हो सकते हैं। और ये be इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम वैल्यू मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रोटेशनल कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा, वो हमें इंडिकेट करते हैं बी। और ये अल्फा क्या है, ये हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट है। इट्स अ स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू है, छोटा होगा और पॉजिटिव होगा हर एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर ईच molecule, ठीक है। B is the rotational constant in vibrational level V। B is the rotational constant, yeah, rotational equilibrium constant. Alpha is a small positive constant for each molecule। V is the vibrational quantum number and this is how। ठीक, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है जो कि हमारे इस ब्रेकडाउन ऑफ ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को कंबाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इक्वेशंस डिराइव करें टू स्टडी द स्पेक्ट्रम इफ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल। और अगर हमारे पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसको हम देखेंगे। हमारे पास सिलेक्शन रूल है, उसको अप्लाई करते हुए। और यहाँ पे हम अपना जो डिस्कशन है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हियर वी विल restrict our discussion to the फंडामेंटल वाइब्रेशन को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फंडामेंटल वाइब्रेशन, और फंडामेंटल वाइब्रेशन में जो चेंज आता है वाइब्रेशनल चेंज, वो कौन सा है, फंडामेंटल वाइब्रेशन चेंज, दैट इज v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1। मींस जीरो वाले ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसे हम हाई एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे हमारा जो डेरिवेशन है और भी कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी हमारे पास है, उसको हम लेंगे, वी टेक दिस रोटेशनल constant is the respective b value is b0 and b1। b0 means v0 वाले स्टेट के लिए हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे b0 एंड v1 के लिए हम कंसीडर करेंगे b1। और हमें पता है यहाँ पे हमारा b0 हमेशा ग्रेटर देन b1 रहेगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको याद रखना है आगे डेरिवेशंस में जाने से पहले, ठीक।
तो हमने कहा कि हम यहाँ पे अपना कंसिडर करेंगे हमारे पास जो कि फंडामेंटल वाइब्रेशनल चेंजेस है, ठीक। तो वो कौन सा ट्रांसैक्शंस होगा? फॉर दिस ट्रांसैक्शंस या फॉर दिस फंडामेंटल ट्रांसैक्शंस we have this del E is equal to epsilon J dash. J dash means higher energy state और lower energy states को हम कन्वेंशन बाय कन्वेंशन हम इंडिकेट करते हैं J डबल डैश E J dash V is equal to 1 means एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी लेवल इनिशियल। फाइनल हमारे पास V1 है माइनस ई जे डबल डैश V इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन है, मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो इस ट्रांसैक्शन को फंडामेंटल ट्रांसैक्शन को हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है दिस E इज इक्वल टू ओमेगा बार प्लस हम क्योंकि पहले वाले एक्साइटेड स्टेट के लिए लिख रहे हैं तो ये हमारे पास B का वैल्यू 1 है, B1 J डैश प्लस 1। ये हमारे पास इस वाले स्टेट के लिए है, माइनस सेकंड के लिए हमारे पास भी 0 है, मींस रोटेशनल कांस्टेंट इन दिस ग्राउंड स्टेट। जे का वैल्यू हम जे डबल प्राइम से इंडिकेट करते हैं या डबल डैश से, जे डबल डैश प्लस 1 और ये इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा नॉट बार है ऑलरेडी हमें पता है ये बराबर है ओमेगा ई बार 1 माइनस टू एक्स ई के बराबर, ठीक है। कौन सा वाला? ये ओमेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया फॉर दिस फंडामेंटल ट्रांसैक्शन, ठीक। अब हमें पता है कि हमारे पास सिलेक्शन रूल्स है इस फंडामेंटल ट्रांसैक्शंस के लिए। सो वी हैव द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमारे पास है, हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल वी हैव 2 केसेस। केस क्या हो सकते हैं? डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक। एक केस में हमारे पास प्लस 1 वैल्यू होंगे, एक केस में हमारे पास माइनस 1 वैल्यू होंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं केस नंबर 1, फर्स्ट केस को, जिसमें हमारे पास डेल्टा जे का वैल्यू है प्लस 1, ठीक। डेल्टा जे का वैल्यू प्लस 1 का मतलब क्या है? जे डैश माइनस जे डबल डैश शुड बी इक्वल टू प्लस 1, ठीक। और अगर हमें यहां से जे डैश का वैल्यू निकालना है, दिस जे डैश विल बी इक्वल टू जे डबल डैश प्लस 1। और क्योंकि हमारे पास j प्लस 1 के बराबर होते हैं तो ये हमारा इंडिकेट करते हैं आर ब्रांच। स्पेक्ट्रम में हमारे पास आर ब्रांच जो कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले साइड पे होते हैं, ठीक। अब इस j डैश का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ j dash in equation 2 and simplify। इस वाले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास डेल एप्सिलॉन है, इसको हम और भी लिख सकते हैं म्यू बार। अगर इन टर्म्स ऑफ वे नंबर लिखेंगे तो हम इसको डेल ई आर और म्यू बार आर। आर हम आर ब्रांचेस के लिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास जे का वैल्यू प्लस 1 है, हायर फ्रीक्वेंसी वाले टर्म्स है। तो जब इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बिकम ओमेगा बार नॉट बार। इस पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, B1 कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो J1 है, ठीक है, इस J1 के जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है J डबल डैश 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस विल
बिकम जे डबल डैश वन। ठीक, तो इस वाले जे वन की जगह हमें जे डैश की जगह यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे डबल डैश प्लस वन, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ वन है, तो वन प्लस वन दिस विल बिकम टू। ये वाले साइड हमें ये बन जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा साइड हमारे पास है माइनस बी नॉट जे डबल डैश या जे डबल प्राइम डबल डैश प्लस वन। ये हमारे पास अब इक्वेशन आते हैं, और ये हमारे पास आर ब्रांचेस के लिए मीन्स जब जे का वैल्यू प्लस वन होगा और हायर फ्रिक्वेंसी वाले साइड पे होंगे। नाउ इस इक्वेशन में हम कॉमन लेंगे, टेक जे डबल डैश प्लस वन इज कॉमन। डिटेल में हम एक एक स्टेप्स को सॉल्व करके जाएंगे, तो क्योंकि ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा नॉट बार, कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस अब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे जे डबल डैश और ये जे डबल डैश वन कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास होंगे जे डबल डैश वन प्लस वन। अब कॉमन ब्रैकेट के अंदर रहेगा बी वन जे डबल डैश प्लस टू माइनस बी नॉट जे डबल डैश, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई दिस, इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा बार नॉट बार प्लस जे डबल डैश प्लस वन। इसको ओपन करते हैं, बी वन इंटू जे डैश, दिस विल बिकम बी वन जे डबल डैश, बी वन इंटू टू, तो दिस विल बिकम टू बी वन। तो इसको हम ओपन कर लिखेंगे बी वन प्लस बी वन, टू बी वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, माइनस बी नॉट जे डबल डैश, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे माइनस बी जीरो प्लस बी जीरो हम इस इक्वेशन में ऐड करते हैं, माइनस और प्लस कट होंगे, जीरो बन जाएंगे, तो इसका अब हमारे इस इक्वेशन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा नॉट बार, इसको ऐसे ही रखो, जे डबल डैश वन इधर रखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे टर्म्स है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी वन जे डबल डैश है, यहाँ पे पास बी जीरो जे डबल डैश है, तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं जे डबल डैश को। जो जे डबल डैश को अगर हम कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा बी वन माइनस बी नॉट। ठीक है, इन दोनों में हमने कॉमन लिया, प्लस अब इन दोनों को हम पेयर अप करेंगे और इन दो को हम पेयर अप करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे बी वन माइनस बी जीरो। ठीक है, प्लस बी वन प्लस बी जीरो, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर हम कॉमन ले सकते हैं इस वाले इक्वेशन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी वन माइनस बी नॉट है, यहाँ पे भी हमारे पास बी वन माइनस बी नॉट है। इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बिकम ओमेगा नॉट बार प्लस जे डबल डैश प्लस वन, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे बी वन माइनस बी नॉट, तो अगर हम बी वन माइनस बी नॉट कॉमन लेते हैं, तो इस साइड हमारे पास बचेगा जे डबल डैश, इस साइड हमारे पास वन बचेगा, और बाकी हमारे पास बी वन प्लस बी जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस जे वन दोनों के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस है कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जे डबल डैश प्लस वन इंटू बी वन प्लस बी नॉट, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बनेंगे, जे डबल डैश प्लस वन
इंटू B1 प्लस B0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आते हैं। दूसरा हम प्लस इसको इन दोनों के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम B1 माइनस B0 J double dash plus 1 into J double dash plus 1, this will become J double dash plus 1 whole square, and this is in the unit of centimeter inverse। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आते हैं 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आया जब हमारे पास वैल्यू था j इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे जो j का वैल्यू होगा, दिस j डबल डैश विल बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 4 4 एंड सो। ये इक्वेशन हमारे पास आया जब हमारे पास वैल्यू था j इज इक्वल टू प्लस 1, और इससे हम कहते हैं और ब्रांच। नाउ हमारे पास दूसरा केस आता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है, और ये -1 मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसे हम कहते हैं पी ब्रांच। अगर ये आपका स्पेक्ट्रम है, बीच में आपका ओमेगा नॉट बार आते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी इस साइड को हम आर ब्रांचेस कहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी को हम पी ब्रांच कहते हैं। इस साइड डेल्टा जे इज इक्वल टू -1, दिस साइड डेल्टा जे इज इक्वल टू +1। ठीक है, ये हम वाइब्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपका जे डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है, तो आपका j माइनस जे डैश माइनस जे डबल डैश इज शुड बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर आप j डबल डैश का वैल्यू निकालते हैं तो दिस विल बिकम j डैश प्लस 1। ये आपके पास एक और वैल्यू आते हैं। नाउ इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो कि ऊपर हमारे पास इक्वेशन था, किसके बराबर था, डेल ई इज इक्वल टू, अब इसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ वे नंबर इसको लिखें तो म्यू बार पी। पी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इस बार पी ब्रांचेस के लिए ये लिख रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वो है ओमेगा नॉट बार प्लस, अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, B1 J डैश प्लस 1 माइनस B0 J डबल डैश प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, J डबल डैश इज इक्वल टू J डैश प्लस 1। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा नॉट बार प्लस B1 J डैश प्लस 1। इस साइड को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, B0 J डबल डैश की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे J डे प्लस 1, और J डबल डैश की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे J डैश 1 प्लस 1, दिस विल बिकम 2। ठीक है, ये हमने J डबल डैश का वैल्यू पुट अप किया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या होगा हमारे पास, J डैश प्लस 1, टेकिंग J डैश प्लस 1 इज कॉमन एंड सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल बिकम ओमेगा नॉट बार प्लस, ठीक है, J डैश प्लस 1 हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो इसके अंदर रहेगा आपका B1 J डैश माइनस इस साइड रहेंगे B0 J डैश प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास माइनस इस साइड रहेंगे। इसको हम ओपन कराते हैं ब्रैकेट को, तो दिस विल बिकम ओमेगा नॉट बार प्लस J डैश प्लस 1, ब्रैकेट में रहेंगे B1 J डैश माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम B0 J डैश
प्लस बी नॉट इंटू टू बी नॉट, इसको हम लिखते हैं बी जीरो प्लस बी जीरो। ठीक है, अब इस पे हम ऐड करते हैं माइनस बी वन प्लस बी वन, क्योंकि बी वन माइनस प्लस कट होंगे, ये ओवरऑल जीरो बन जाएंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक जगह, दो जगह हमारे पास बी डेजिस है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा नॉट बार प्लस जे डैश प्लस वन। यहाँ पे हम जे डैश कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे बी वन माइनस बी नॉट। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बी वन माइनस, इसको साइन को चेंज करेंगे, बी नॉट माइनस बी वन प्लस बी नॉट। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर वाले इक्वेशन पे किया था उसी तरह हमने यहाँ भी किया। अब इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दो को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा नॉट बार प्लस जे डैश प्लस वन। यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं बी वन माइनस बी जीरो, ब्रैकेट के अंदर रहेंगे जे डैश प्लस वन और माइनस बी वन प्लस बी नॉट दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस विल बिकम ओमेगा नॉट बार। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम जे डैश प्लस वन इन। अब इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस भी इधर आएंगे, तो दिस विल बिकम माइनस दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, बी वन प्लस बी नॉट इंटू जे डैश प्लस वन। ठीक है, प्लस बी वन माइनस बी नॉट j one dash plus 1 into j one dash, this will become j dash plus 1 whole square, and the unit for this equation is centimeter inverse, and let's consider this is equation number 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है बॉन हैमर अप्रोक्सीमेशन ब्रेकडाउन के लिए, जब हमारे पास डेल्टा जे का वैल्यू है माइनस वन, मीन्स पी ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये वैल्यू आते हैं, और यहाँ पे जे डैश का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए जब हमारे पास डेल्टा जे का वैल्यू बोथ प्लस वन एंड माइनस वन था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नए नए टर्म्स आए थे, एक को हमने म्यू बार पी एंड एक को हमने म्यू बार आर। ये दो क्या है, दिस टू वैल्यूज रिप्रेजेंट द वेव नंबर के फॉर्म में। ठीक है, वेव नंबर ऑफ द पी एंड आर ब्रांच लाइन। पी और आर ब्रांचेस की लाइंस को ये इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार आर एंड म्यू बार पी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये दो इक्वेशन आते हैं, और अगर हम इस इक्वेशन को कंबाइन करें तो, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास एक कंबाइंड इक्वेशन आना चाहिए, तो these two equations, इक्वेशन नंबर कौन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, these two equations may be combined to yield, जब इसको आप कंबाइन करेंगे these two equations को, आपके पास एक और इक्वेशन आएंगे म्यू बार पी आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस B1 plus B naught M plus B1 minus B0 or naught M square centimeter inverse. Let's consider this is equation number 5. Here already हमने M को डिस्कस किया था, M is plus minus 1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश एंड सो ऑन। एम का वैल्यू प्लस और माइनस होंगे। प्लस कब होंगे? आर ब्रांचेस के लिए होंगे। माइनस कब होंगे? नेगेटिव पी ब्रांचेस के लिए होंगे। ठीक है, वेयर इनमें एम का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव एम वैल्यूज +1 +2 +3। ठीक है, रेफर टू द आर ब्रांच। आर ब्रांचेस को प्लस वाले वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं एंड निगेटिव फॉर पी ब्रांच। और अगर आपका वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपका पी ब्रांचेस को इंडिकेट करता है, मींस ये लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन नंबर 5, ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 5 से इंडिकेट किया है, दिस इक्वेशन नंबर 5 ये हमें अलाउ करता है, allow us to fit the observed transactions। और जब आप स्पेक्ट्रम में जो ट्रांसैक्शंस ऑब्जर्व करेंगे इसको इस इक्वेशन में अप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां से आप क्या लेंगे, फ्रॉम विच वेरियस टर्म्स, जो कि डिफरेंट टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप एक वेब्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रम से डिफरेंट वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, वो हम देखेंगे। सिंस we know that this B1 is always less than B naught, means rotational constant at higher energy levels are always lesser than the lower energy levels। B naught means V is equal to 1 पे जो rotational constant होंगे वो हमेशा higher होंगे than the rotational constant at the higher energy level। अब इससे क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स पे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका वाइब्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होंगे, रोटेशन भी मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे, तो आपका जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है, मींस अगर ये आपका एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जैसे जैसे ये हायर एनर्जी लेवल्स पे चलते जाएंगे इन वाइब्रेशन भी ज्यादा फास्ट होंगे, रोटेशन भी होंगे, तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होंगे, और भी हायर होते जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज द internuclear separation is higher in higher vibration state। ठीक है, B1 क्यों लेस होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका R का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। B और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से स्पेसिंग है बिटवीन लेंथ, द स्पेसिंग इन द R ब्रांचेस डिक्रीजेस। ठीक है, आर ब्रांचेस में सेपरेशन डिक्रीज होंगे, किसके साथ, विथ इंक्रीजिंग जे वैल्यूज, एंड द अपोजिट इज ऑब्जर्व किसके लिए होंगे, फॉर द पी ब्रांचेस, और इसका बिल्कुल अपोजिट होगा पी ब्रांचेस। जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, आर ब्रांचेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होते जाएंगे और पी ब्रांचेस के बीच में उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसीलिए यहाँ से
आपको मिलता है एक अलग स्पेक्ट्रम। दिस गिव्स ए distinctive shape to the spectrum। यहां से आपके स्पेक्ट्रम में एक नया शेप आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेक्ट्रम को कंसीडर करें, जब हमने बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमने स्पेक्ट्रम को देखा था, तो अगर ये वाला हमारे अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो सेंटर में हमारे पास ओमेगा नॉट है, यहाँ पे आपका R0, R1, R2, R3, R4, इससे आपका R ब्रांचेस बढ़ता जाता है। उसी तरह यहाँ पे आपका P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। ऐसे आपका स्पेक्ट्रा बनता है, जैसे इसका एक इंटेंसिटी और हायर होते जाता है, फिर ये कम होता जाता है, ठीक है। इस तरह आपका स्पेक्ट्रम बनता है। बिल्कुल इसी तरह आपका पी ब्रांचेस का भी स्पेक्ट्रम बनता है इस तरह। अब यहाँ पे क्या है, जब हमने अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, तो यह यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट लाइंस, ये सब क्या था, कॉमन था यहाँ पे इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ इन सब में हमारे पास जो सेपरेशन है वो 2b के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 2b, इन दोनों के बीच में आपका 4b का सेपरेशन था, यहाँ पे 2b का सेपरेशन था। हाउएवर जब आपका बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन का ब्रेकडाउन हुआ, मींस यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज, तो ये आपका क्या है, ओमेगा बार है, जिससे हमने बैंड सेंटर भी कहा था या बैंड ओरिजिन भी कहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मीन जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इस तरह 0 1 2 या J0 J1 J2 वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो आर ब्रांच इस साइड है, मीन इस साइड में जो R0, R1, R2, R3, R4 है, या बिल उसका जो स्पेसिंग है बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, वो सब क्या होगा, कम होते आएंगे इस तरह। मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी गैप नहीं होगा या कांस्टेंट गैप नहीं होगा बिटवीन लाइन। हाउएवर जो पी साइड है, जहां से P1, P2, P3, P4 है, इस साइड में मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी में, इस साइड कौन सा है, पी ब्रांचेस में लोअर फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी से, और पी साइड में सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट लाइंस वो बढ़ते जाएंगे इस तरह, इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। और आर साइड में बिटवीन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो गैप है वो कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे 2b नहीं रहेंगे, कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे यहाँ 2b हो सकते हैं, लेकिन फर्दर जब यहाँ पे जाएंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी वजह से ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमारे पास एक अलग करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का शेप आ जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन, जो कि कहते हैं कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज डिस्टिंक्टिव नहीं है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो विद दिस ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। थैंक यू वेरी